स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आज का टॉपिक है अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण। अरबों का सिंध पर आक्रमण कोई एकाएक आक्रमण नहीं था। इससे पहले भी अरब भारत पर आक्रमण की कोशिश करते रहे थे। इसकी शुरुआत होती है जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद साहब की जब मृत्यु के पश्चात इनकी मृत्यु हुई 632 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु के पश्चात ही धीरे धीरे जो अरब के सुल्तान थे, खलीफा थे, उन्होंने युद्ध का अभियान छेड़ दिया। इनकी फौजें जो थी पर्सिया, इराक, मगरेब, लेवेंट, बेंजेंटाइन तक पहुंच गई। और ये कहा जाता है कि जब 8वीं शताब्दी तक जो स्पेन था वो बिल्कुल अरबों के प्रभाव में आ गया। एक अब इनकी नजर फ्रांस पर थी, अरबों की नजर अब फ्रांस पर थी। जब इनका इतना बड़ा एरिया, मतलब लगभग लगभग ये विश्व की उस समय तत्काल की प्रमुख शक्ति बनने के करीब थे। फिर हुआ एक कि क्योंकि इनके पास बिस्के की खाड़ी से लेकर के और सिंधु नदी के किनारे तक का इलाका इनके कब्जे में था। उधर अपर नील यानी कि मिस्र तक के इलाके पर भी इनका कब्जा था, अरल सागर से लेकर कर मिस्र तक के इलाके पर। अब जो इनके खलीफा थे अरबों के, इनकी महत्वाकांक्षा हुई कि अब क्यों ना हिंदुस्तान की तरफ रुख किया जाए। फिर इन्होंने कई प्रयत्न किए। इनको लगभग 400 साल लग गए, क्योंकि जाके 1026 ईस्वी के आसपास जो है मोहम्मद गौरी 1020 के आसपास मोहम्मद गजनबी का जब आक्रमण होता है तब ये पहुंचते हैं। भारत पर इन्होंने पहला समुद्री आक्रमण किया। एक पेज ले लेते हैं उस पे। तो जो भारत पर पहला समुद्री आक्रमण अरबों का हुआ, भारत पर पहला समुद्री आक्रमण ये अरबों के द्वारा जो किया गया था ये हुआ था 636 ईस्वी में। और इस आक्रमण को इन्होंने, ऐसा नहीं कि इन्होंने अलग अलग किया, वो मतलब एक ही साथ किया हो, इन्होंने क्रमों में किया, किस्तों में किया। पहले इन्होंने जाकर के थाना के तट पर आक्रमण किया। थाना के बाद फिर ये गुजरात गए, और गुजरात के बाद फिर ये सिंध, गुजरात के पश्चात फिर ये सिंध पर आक्रमण किया। जब इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय जो सिंध का शासक था राजा दाहिर था। दाहिर उस समय सिंध का शासक था और इसने इस आक्रमण को विफल कर दिया। और ये और भी जैसे थाना, गुजरात, वहां से भी ये खदेड़े गए थे। तो जब इनका आक्रमण विफल हो गया तुर्कों का, फिर ये कुछ समय के पश्चात जो खलीफा थे तुर्कों के, इराक के गवर्नर पर उन्होंने फिर दबाव डाला। उन्होंने इराक के गवर्नर को दबाव डाला कि हिंदुस्तान पर दोबारा आक्रमण किया जाए। तो हिंदुस्तान पर दोबारा आक्रमण इन्होंने किया। इन्होंने फिर अपने जो दामाद थे,
यानी कि इराक की गवर्नर के जो दामाद थे उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसको इन्होंने जिम्मेदारी सौंपी हिंदुस्तान विजय की, मैंने भारत विजय की इन्होंने इसको जिम्मेदारी सौंपी। इसने ये कसम खाई कि चाहे मैं इराक की पूरी दौलत लुटा दूं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाऊंगा और जो पिछली हार हुई थी उसका बदला लूंगा। फिर ये दोबारा 712 ईस्वी में आता है और राजा दाहिर मारा जाता है। तो यहाँ पर राजा जो दाहिर होता है सिंध का, उसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी जो पत्नी होती है वो जौहर कर लेती है और फिर क्योंकि इसका पुत्र अभी लड़ने लायक मतलब छोटा था तो उसको लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर मोहम्मद बिन कासिम को जो है वापस बुला लिया जाता है। फिर आगे चल करके जब 8वीं सदी के पश्चात फिर इनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। फिर आगे के जो शासक आते हैं जैसे कि उनमें गजनबी, गौरी, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ये यहाँ की संपत्ति को लूटें। ये भारत की संपत्ति को लूटने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी पागल रहते हैं जैसे कि महमूद गजनबी हो गया, मोहम्मद गौरी के साथ जो आते हैं उनके चमचे मतलब गुलाम, उनमें बख्तियार खिलजी को ले लीजिए या और कुछ ऐसे जो कि जैसे मोहम्मद गजनबी के समय देखिए बहुत से मंदिरों को नष्ट किया जाता है। 712 में राजा की मृत्यु होती है, अरब के राजा की। फिर जो है धीरे धीरे अरब आक्रमणकारी भारत की सीमा में भी दाखिल होते हैं। हमने एक त्रिकोणीय संघर्ष पढ़ा था। इसके पश्चात यानी इस 712 के पश्चात फिर ये जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चालुक्यों का जो ये प्रादुर्भाव होता है, ये जो राज्य बनते हैं, ये आगे 300 सालों तक शासन करते हैं भारत पर। 300 वर्षों तक ये शासन करते हैं, लेकिन इसमें भी ये आपस में लड़ते ही रहते हैं कभी कभी। और इन 300 वर्षों में देश जो है विदेशी आक्रमणकारियों से तो सुरक्षित रहा। और 1000 के पश्चात यानी 1000 ईस्वी के बाद ये शक्तियां क्षीण होने लगती हैं, आपस में ही ये विभाजन करने लगते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण करने लगते हैं। और यही अवसर मिलता है तुर्क आक्रमणकारियों का, जिसमें महमूद गजनबी होता है, ये 17 बार भारत पर आक्रमण करता है और भारत की संपत्ति, मंदिरों को नष्ट करता है, संपत्तियों को लूट के ले जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि उस समय स्थिति क्या थी। अरबों पर जो सिंध का आक्रमण हुआ, सिंध पर जो अरबों का आक्रमण हुआ, इसकी जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है और इसकी रचना की थी अली अहमद ने। अली अहमद ने इस पुस्तक की रचना की थी और ये एक प्रमुख स्रोत है अरबों की सिंध विजय की जानकारी के बारे में। इस समय देश में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। भारत छोटे छोटे राज्यों का संग्रह था और सभी राज्यों में अपने अपने राजा थे और वो सभी स्वतंत्र थे। उसके बाद जो बात करें कि अफगानिस्तान
जो पहला जब आक्रमण की बात करें तो अरब आक्रमण के समय जो राज्यों में, अगर छोटे छोटे जो राज्य थे वहां पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो अफगानिस्तान था, यहाँ पे एक ब्राह्मण वंश का शासन था। तो यहाँ पे ब्राह्मण वंश का शासन था, ब्राह्मण वंश का शासन। और यहाँ मुसलमान लेखकों ने इसे हिंदू शाही साम्राज्य अथवा या काबुल या चाबुल साम्राज्य कहा है। मुसलमान शासकों ने इसे हिंदू शाही साम्राज्य या इसी को काबुल या जाबुल, काबुल या जाबुल साम्राज्य कहा है। इसके अलावा अगर बात करें कश्मीर, कश्मीर उस समय स्वतंत्र था। और यहाँ पर उस समय अरबों के आक्रमण के समय जो कारकोट वंश है, कारकोट वंश के जो शासक थे राय दुर्लभ, यानी कि दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन का शासन था उस समय कश्मीर में। इसके शासनकाल में हुएन सांग आया था, हमने पढ़ा है कश्मीर के बारे में भी। तो जो हुएन सांग है, हुएन सांग ये दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में आया था। फिर इसका उत्तराधिकारी होता है दुर्लभक। दुर्लभक इनका उत्तराधिकारी होता है, जो 632 से 682 तक रहता है, 682 तक। और इसे प्रतापादित्य की भी उपाधि प्राप्त थी, प्रतापादित्य की उपाधि प्राप्त थी। कश्मीर के शासकों में अन्य जो थे वो ललितादित्य मुक्तापीड थे, ललितादित्य मुक्तापीड, ललितादित्य मुक्तापीड ये कश्मीर की इकली शासक थी, जो लगभग 724 ईस्वी में मतलब सिंहासन पर बैठे। और इनके साम्राज्य जो है बंगाल, दक्षिण में कोंकण, इनका जो साम्राज्य था बहुत बड़ा था। बंगाल, दक्षिण में कोंकण यानी लगभग वर्तमान के केरल तक, फिर उधर तुर्कमेनिस्तान तक, तुर्कमेनिस्तान, और पूर्व में तिब्बत तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। ये अपने समय के, उस समय कश्मीर के प्रतापी शासक थे। और इन्होंने ही मार्तंड का सूर्य मंदिर जो है वो बनवाया था। जो मार्तंड मंदिर जो है सूर्य देवता का, उसका इन्होंने निर्माण करवाया था। सूर्य देवता का जो मार्तंड मंदिर है। और इन्होंने कश्मीर के जो कन्नौज के शासक थे यशोमर्मन, यशोमर्मन को भी पराजित किया था 740 में। तो ये कुछ कश्मीर के शासक के बारे में था। इसके अलावा बात करें तो जो अगला राज्य था नेपाल। नेपाल क्योंकि तिब्बत के उत्तर में था, इसकी इस सॉरी तिब्बत इसके उत्तर में था और दक्षिण में कन्नौज का राज्य था। और नेपाल
हर्ष के साम्राज्य में अगर मध्यवर्ती राज्य था, तो ये हर्ष के साम्राज्य का मध्यवर्ती राज्य, हर्ष के साम्राज्य का ये मध्यवर्ती राज्य था। अंशुवर्मन ने नेपाल में वैश्य ठाकुरी वंश की स्थापना की। यहाँ के शासक थे एक अंशुवर्मन। इसने वैश्य ठाकुरी वंश की स्थापना करता है। इसका जो तिब्बत के साथ मित्रवत संबंध था, और अपनी कन्या का भी विवाह भी इसने तिब्बत के शासक के साथ किया था। जब हर्ष की मृत्यु हुई तो तिब्बत व नेपाल की सेना ने चीन के राजदूत हुआंगशु से कन्नौज के सिंहासन की अपहरण करने वाले अर्जुन के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। मतलब तिब्बत और जो नेपाल की सेना थी, उसने जो थी कन्नौज की सिंहासन का जो शासक हुआ अगला अर्जुन, उसको सहायता दी थी। जब वांग हू से जो चीन का शासक था, उसने कन्नौज पर आक्रमण किया था। उसी समय एक और स्वतंत्र राज्य था असम, जिसे कामरूप कहा जाता था। यहाँ पर शासक थे उस समय भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन कामरूप के शासक थे, और हर्ष की जब मृत्यु होती है तो उसने राज्य को स्वतंत्र कर देता है। यानी हर्ष के अधीन ये शासक था, कन्नौज के अंतर्गत आता था। जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तभी भास्कर वर्मन अपने को स्वतंत्र घोषित कर देता है। फिर भी ये कुछ दिनों तक ही स्वतंत्र रहता है, उसके बाद फिर दूसरे राजा इस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इसने लगभग 650 ईस्वी तक शासन किया हो, और उसके बाद इसका वंश समाप्त हो जाता है। और ये कामरूप जो है, फिर ये बंगाल में जब पाल शासक आते हैं तो उसको अपने अधिकार में कर लेते हैं, यानी पाल राज्य का अंग हो जाता है, पाल वंश का। इस समय जो सबसे एक बड़ा कह सकते हैं कि जो साम्राज्य था, वो था कन्नौज। कन्नौज क्योंकि 606 से लेकर 647 तक जो है यहाँ हर्ष का शासन रहता है। हर्ष का शासन रहता है 606 से 647 ईस्वी तक। हर्ष की मृत्यु के पश्चात यहाँ अर्जुन नामक एक शासक आता है, जो वहीं स्थानीय शासक होता है। उसने कन्नौज पर ये अधिकार कर लेता है, और इसका हमने जैसे भी देखा कि चीन के शासक जो थे वांग हुंगसी से युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो हमने बताया कि नेपाल और तिब्बत की सेनाएं इनको सहयोग करती हैं। वांग हुंगसे ने पुनः असम, तिब्बत और नेपाल की सैन्य सहायता लेकर वो फिर से लौटता है। वांग हुंगसे जो आता है वो दोबारा से इनकी सहायता लेकर अर्जुन के ऊपर आक्रमण करता है। फिर अर्जुन की हार हो जाती है, और इसको बंदी बनाकर चीन ले जाया जाता है। कुछ समय बाद इसकी वहीं पर कारागार में मृत्यु हो जाती है। 8वीं शताब्दी के आरंभ में कन्नौज के सिंहासन पर जो है एक और शासक बैठता है। यानी कि 8वीं शताब्दी आरंभ में, 8वीं शताब्दी के आरंभ में जो शासक बैठता है उसका नाम होता है यशोवर्मन। यशोवर्मन कन्नौज के सिंहासन पर बैठता है, और ये इसको पुनः जो पुराना गौरव था हर्ष के काल से और उससे पहले का, उसको ये पूरा वापस लौटाता है। इसको सिंध के राजा जो दाहिर थे उनका समकालीन माना जाता है। फिर जो है बड़ी शक्तियां जो होती हैं 8वीं शताब्दी में, वो कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए, जिसे हमने बताया ट्रायंगल संघर्ष,
पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य होता है, और कुछ समय प्रतिहारों के कब्जे में रहता है, फिर कुछ समय पालों के कब्जे में रहता है, फिर उसके बाद प्रतिहार जो है अंतिम समय में जो है प्रतिहार इस युद्ध को जीतते हैं और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हैं। जो दूसरा था, बंगाल पूर्वी राज्य था भारत का, और बंगाल में उस समय शासन था गौड़ शासक का, यानी कि गौड़ शासक जो थे शशांक। शशांक का शासन था, ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इसका शासन था 600 से 638 ईस्वी तक ये शासन करता है, 600 से 638 ईस्वी तक। इसी समय शशांक का जो है इसका युद्ध भी होता है हर्षवर्धन के साथ, और उसमें इसकी मृत्यु होती है। फिर इसका बेटा आता है शशांक का मानव, इसका पुत्र होता है मानव, वो शासन करता है। शशांक की मृत्यु के बाद लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल के मध्य अशांति रही, अव्यवस्था रही, और फिर इसके प्रमुख नागरिकों ने फिर पाल वंश की स्थापना होती यहीं से। फिर गोपाल को शासक बनाते हैं जो कि पाल वंश की स्थापना करता है। वहीं के नागरिकों ने फिर गोपाल को चुन लिया था और फिर पाल वंश की स्थापना करता है। पाल वंश 12वीं शताब्दी तक राज्य करता है इसमें, और ये 12वीं शताब्दी तक जाकर के राज करता है। फिर तो उसके बाद फिर सल्तनत काल आ जाता है। बंगाल के बाद जो एक प्रमुख राज्य और था जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है वो है सिंध। सिंध में उस समय राय वंश का शासन था। शासन जो था वो था राय वंश का। राय वंश का यहाँ पे शासन था, और ह्वेनसांग जब आया था भारत, ह्वेनसांग जब भारत आया तो इसने सिंध को शूद्र शासक, सिंध में जो रायवंश का शासन था उसको कहा कि ये शूद्र शासक है, उसको शूद्र शासक बताया। एक ये भी बता दें, देखो हर्ष ने सिंध पर भी शासन किया था, सिंध पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन फिर हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो फिर सिंध स्वतंत्र हो जाता है। और इसका इस वंश का जो रायवंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है साहसी राय साहसी द्वितीय। अंतिम शासक राय साहसी द्वितीय। इसका मंत्री चाच था, जो उसके उपरांत उसके राज्य पर अधिकार करके फिर ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है, और दाहिर इसी वंश का शासक था। फिर इसका मंत्री जो था चाच, मंत्री था इसका चाच, जो कि ब्राह्मण वंश की स्थापना करता है। और फिर इसका जो अरबों ने, ऐसा नहीं कि उन्हें आक्रमण करते ही विजय मिल गई हो, उनके कुछ असफल आक्रमण भी हुए। जैसे कि इन्होंने सिंध पर पहले तो इन्होंने 712 में इसे विजय किया, इसकी विजय 712 में इन्होंने किया, लेकिन कि ये इससे पहले आक्रमण इस पे करते रहे थे।
और इस पर विजय की कोई कोशिश नहीं की हो, ऐसा हो नहीं सकता। उमर खलीफा जब थे, उमर खलीफा थे उस समय 636 में, हमने बताया कि इन्होंने बंबई के निकट ठट्टा, जैसे थाना कहा था, वहां पर आक्रमण किया था। तो इन्होंने उससे पहले जो पहला आक्रमण किया था वो 636 में बंबई के निकट था, ठट्टा। ठट्टा जिसे थाना भी हमने बताया था आपको कि थाना गुजरात और सिंध पर इन्होंने आक्रमण किए थे इससे पहले। जहां पर इन्होंने आक्रमण किया ठट्टा पर, लेकिन उसमें एक, क्योंकि मुस्लिक नाविक अभियान भेजा गया था, समुद्री आक्रमण था, तो ये असफल रहा। इसके बाद फिर इन्होंने भड़ोच, देवल, बलूचिस्तान और मकरान पर आक्रमण किए। फिर इसके बाद इन्होंने भड़ोच, देवल, मकुरान और बलूचिस्तान यहां पर आक्रमण किए, लेकिन यहां भी असफल रहे और वहां से भगा दिए गए। फिर इनको जो है अंतिम 8वीं सदी के जो अंतिम दशक में इनको सिंध के प्रदेश था जो मकरान, जहां पे इन्होंने आक्रमण किया था, मकरान, यहाँ पे इनको सफलता मिली, इसको इन्होंने जीता। और फिर जो इस अभियान का नेतृत्व किया था मकरान का, मकरान अभियान का जो नेतृत्व किया था, उसका नेतृत्व किया था इब्न अल हरी अल वहत्ती, हरी अल बहित्ती। इन्होंने इस आक्रमण का नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद अब इनके जो विजय अभियान शुरू होते हैं, उन विजय अभियानों में शामिल है कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने फिर 712 का अभियान, जो इनका विजय अभियान था, दाहिर को इन्होंने मारा। और ये अभियान किया गया था सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यह अभियान किया गया था। इसका ये किसके विरुद्ध था? इसमें राजा दाहिर की मृत्यु हुई थी। जो सिंध के राजा थे दाहिर, उनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु के बाद जो है फिर मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया जाता है। कहा जाता है कि जो सिंध पर आक्रमण आक्रमण का मुख्य कारण ये था कि जो श्रीलंका के राजा ने, श्रीलंका सॉरी श्रीलंका के जो राजा थे, उन्होंने खलीफा के लिए, जो अरब के खलीफा थे, उनके लिए और उनके जो प्रांत थे उनके अध्यक्षों के लिए अनाथ कन्याओं को भेजा था। इनके लिए श्रीलंका से अनाथ कन्याओं को भेजा था, अनाथ कन्याओं यानी लड़कियों को भेजा था। और रास्ते में सिंध के लुटेरों ने, समुद्री लुटेरों ने सिंध में इसे लूट लिया था। समुद्री लुटेरों ने सिंध के पास इसको लूट लिया था। फिर इसकी भरपूर क्षतिपूर्ति के लिए इसने जो है अरब के मतलब सिंध के जो शासक थे राजा दाहिर से हरजाना मांगा, और राजा दाहिर ने उसको मतलब देना अस्वीकार कर दिया। एक और मंतव्य है कि
जो है राजा, जो श्रीलंका का राजा था, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और वो खलीफा के पास सैनिक और मूल्यवान उपहार भेज रहा था। तभी मार्ग में फिर उसको सिंध के तट के पास उसको लूट लिया जाता है। खलीफा ने अपने प्रतिनिधियों से भारत से दासियां और अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए भेजा, और जिन्हें दाहिर के राज्य के मुख्य बंदरगाह पर जो है मतलब पहुंचने से पहले ही लूट लिया गया। मतलब अलग अलग तरह के मंतव्य हैं। परिणामता क्या होता है कि जो सिंध के राजा दाहिर होते हैं, उसे खलीफा ने कहा कि आप इसकी क्षतिपूर्ति दीजिए कि आपके तट पर जो है हमारा सामान और हमारी मतलब मूल्यवान वस्तुएं लूटी गई हैं। दाहिर इसको मना कर देता है और फिर खलीफा जो है इन्हीं कारणों से खलीफा जो है सिंध पर आक्रमण का निर्णय लेता है। लेकिन कुछ भी कहा जाए, वास्तविकता तो यही है कि सिंध पर अरबों का विजय होती है। फिर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार यहीं से शुरू हो जाता है और भारत की अथाह धनराशि को लूटा जाता है। आइए इसमें प्रमुख उसके मोहम्मद बिन कासिम जो कि प्रमुख आक्रमण करता रहता है शुरू का, जो विजय करता है 712 में, और उसके प्रमुख आक्रमणों को देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के। तो कासिम के जो प्रमुख आक्रमण थे उनमें हमने देखा कि ये देवल का मतलब अभियान करता है और ये मकरान के रास्ते ये देवल का अभियान करता है। और देवल के अभियान में ये इसकी बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लेता है। और जब राजा दाहिर अपने भतीजे से इसका सामना करवाता है, मतलब इसका भतीजा जो है राजा दाहिर का, वो कासिम का सामना करता है, लेकिन छली ब्राह्मण जो होते हैं वो कासिम का साथ देते हैं और जल्द ही मोहम्मद कासिम जो है देवल पर विजय पा लेता है। क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं छली होते हैं, पैसे वैसे के लालच में बिक जाते हैं। और फिर देवल फिर जो है मोहम्मद कासिम, क्योंकि उसने पहले ही प्रण कर लिया था कि चाहे इराक की पूरी दौलत लुटा दी जाए, लेकिन मैं अपने अभियान में सफल होऊंगा, मतलब मैं इसे करूंगा। इसके बाद निरून अभियान होता है। निरून अभियान जो होता है, ये मोहम्मद बिन कासिम वहीं से मकरान के रास्ते से ही निरून की तरफ बढ़ता है देवल से। और ये बौद्ध भिक्षुओं, वहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं और यहाँ पर जो है वो बौद्ध भिक्षु इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकारते हैं। फिर ये सेहबन का अभियान करता है। यहां पर दाहिर का चचेरा भाई रहता है, दाहिर का चचेरा भाई। इसके चचेरे भाई, जो दाहिर का चचेरा भाई होता है, यहाँ भी थोड़े बहुत विरोध ही होता है, क्योंकि उसके बाद फिर ये कासिम की अधीनता ये भी स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ के बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम सेहबन के बाद फिर आगे बढ़ता है और रावर का अभियान, रावर पहुंचता है। रावर में ही राजा दाहिर, क्योंकि देवल में तो उसके भतीजे से आक्रमण हुआ था, यहाँ पे ये राजा दाहिर यानी कि 20 जून 712 को ये राजा दाहिर पर आक्रमण करता है। राजा दाहिर पर आक्रमण, तो ये 20 जून 712 में राजा दाहिर पर आक्रमण करता है। और दाहिर उतनी तीव्र आक्रमण से चकित हो जाता है और वो भागकर अपनी सेना के साथ रावण
रावण में जाके शरण लेता है। यहीं पे रावण में शरण लेता है और फिर कासिम की सेना भाग उसके पीछा करती है। फिर 20 जून 712 को जो है भीषण युद्ध होता है जिसमें दाहिर की मृत्यु हो जाती है। और ये कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के पश्चात, यानी दाहिर की मृत्यु के पश्चात, जो इनकी विधवा थी उन्होंने वीरता पूर्वक किले की रक्षा की और अंत में जौहर प्राप्त कर लिया। फिर ये उसी समय ब्राह्मणाबाद की भी अभियान करता है। यहाँ पर दाहिर का पुत्र शासन करता था। दाहिर का पुत्र यहाँ पे शासन करता, तो कहा जाता है कि जब अ, क्या नाम इसने कासिम ने आक्रमण किया, जयसिंह था इसका नाम दाहिर के पुत्र का। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया यहाँ पर, तो इसकी सेनाओं के बीच और दाहिर के पुत्र की जयसिंह की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई। लोगों की मृत्यु होती है और फिर दाहिर का पुत्र हार कर युद्ध भूमि से चला जाता है, भाग जाता है। ब्राह्मणाबाद के बाद जो अगला अभियान होता है वो अभियान होता है आरोर का। यहाँ पे इसे जो ये भाग जाता है, तो यहाँ पर मोहम्मद कासिम जो होता है उसकी विधवा यानी रानी लाड देवी, इसकी रानी थी जो लाड देवी जिसका नाम था, और दो पुत्रियों को जो सूर्या देवी और परमल देवी को बंदर पुत्रियां जो थी इसकी, सूर्या एवं परमल देवी को बंदी बना लेता है। परमल देवी को ये बंदी बना के ले जाता है। अगला जो अभियान होता है इसका वो होता है आरोर या आलोर कहते हैं। ये सिंध की राजधानी आरोर थी। ये एक तो ये सिंध की राजधानी थी। और इसकी जो इसके देख रेख और रक्षा का कार्य का भार था वो एक अन्य बेटे थे दाहिर के पुत्र के हाथ में था। दाहिर के बेटे के हाथ में था। फिर कासिम यहाँ पहुंचता है और इसको हरा के यहाँ पर भी आक्रमण कर मतलब इसको भी जीत लेता है। फिर ये जो मुख्य आक्रमण होता है 713 ईस्वी में, ये मुल्तान का माना जाता है। मुल्तान का आक्रमण 713 ईस्वी में करता है मोहम्मद बिन कासिम। और माना जाता है कि यहाँ पर अरबों को सबसे ज्यादा सोना प्राप्त हुआ। यहाँ पर अरबों को सबसे ज्यादा सोना प्राप्त हुआ। सोना प्राप्त होता है। उसके बाद इसको इसी के कारण कहते हैं कि मुल्तान को जो है स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा सोना यहाँ मिला था और इसको स्वर्ण नगरी, तभी से इसको स्वर्ण नगरी पुकारा जाने लगा। सिंध और मुल्तान को जीतने के बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम समूचे भारत को जीतने की योजना बनाने लगता है। फिर कन्नौज विजय करने के लिए इसने अबू हकीम के अधीन एक विशाल अश्वारोही सेना भेजी। तो यहीं से इसने कन्नौज के लिए अबू हकीम के साथ एक विशाल सेना भेजी थी। जब इनके साथ एक विशाल अश्वारोही सेना भेजी तो मुल्तान के अलावा फिर, लेकिन ये वहां भी जीत नहीं सका और किसी अन्य क्षेत्र को नहीं जीत सका।
तो मुल्तान और जो सिंध, ये दो इसके प्रमुख आक्रमण रहे, एक प्रमुख क्षेत्र रहे जिस पे इन्होंने विजय प्राप्त की, और ज्यादा दिन तक वो भी विजय प्राप्त नहीं रख सकता है। फिर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। फिर इनका जो अभियान था वो धीरे धीरे शिथिल पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। 714 ईस्वी में जो खलीफा थे वहाँ उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और फिर जो दमिश्क था वो खुद ही आंतरिक अशांति में, यहाँ खलीफा की मृत्यु, फिर जो दमिश्क था वो आंतरिक अशांति में हो जाते हैं। खरे इस 724 में खलीफा होते हैं हिसाम। इनके समय जो जुनैद थी उनकी नियुक्ति सिंध के गवर्नर के रूप में होती है फिर। और फिर ये जो सिंध के अलावा अन्य भारतीय राज्यों में जाता है तो इसको वहां पर हार का सामना करना होता है। और जो हमने एक पढ़ा था भोज का जो ग्वालियर प्रशस्ति पत्र है, उसमें अरबों को जो म्लेच्छ कहा गया है। और नाग भट्ट प्रथम जो थे उनको म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। म्लेच्छों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। 9वीं शताब्दी के अंत तक इनका लगभग खलीफाओं का नियंत्रण यहाँ पे खत्म हो जाता है। और फिर मंसूरा और मुल्तान ही कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो अरबों के नियंत्रण में बसते हैं। अरबों की विजय जो हुई इसका परिणाम क्या हुआ, तो इनमें एक प्रमुख जो थे लेन पूल ने कहा है कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया, किंतु ये विजय ऐतिहासिक और इस्लाम की घटना मात्र ही रही और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरबों ने ये भी देखा कि भारतीय जो हैं अद्भुत योग्यता रखते हैं। इनको भारतीयों की योग्यता के बारे में भी पता लगा। दूसरा, अरब के जो विद्वानों ने भारत और बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन इन सब की शिक्षा ग्रहण की। और यहीं से ऐसा माना जाता है कि जो खलीफा मंसूर के समय अरब विद्वान अपने साथ ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो रचित ग्रंथ था ब्रह्म सिद्धांत, और श्री हर्ष के द्वारा जो रचित था खंडन खंड काव्य, उसको अरब ले गए थे। फिर उसका अरबी अनुवाद कराया था। शून्य और जो दशमलव की पद्धति थी यहीं से सीखकर अरब ले गए। अरब से फिर ये यूरोप और अन्य देशों में फैली। इससे एक प्रभाव ये भी पड़ा कि भारत और अरबों के बीच में जो है व्यापारिक आदान प्रदान होने लगा, व्यापारिक संबंध बनने लगे। और ये संबंध तब और बढ़ गए जब बगदाद के खलीफा थे अब्बासी खलीफा, उन्होंने बगदाद की स्थापना की। मुल्तान और सिंध में अरबी लोग जो अब जो थे वो अब अस्थायी रूप से काम करने लगे। इससे एक और नए संप्रदाय का जन्म हुआ, जब करमतिया समुदाय। करमतिया संप्रदाय जो थे, एक याद रखिएगा, करमतिया संप्रदाय ये वो लोग थे जो मुल्तान और सिंध में अस्थायी रूप से रहने लगे थे। अरब से आए और मुल्तान और सिंध में अस्थायी रूप से रहने, ये करमतिया संप्रदाय थे। अरबों को एक और श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने जो चीन के द्वारा आविष्कृत कागज, कंपास, छपाई खाना और बारूद, इसका सब ज्ञान जो है यूरोप पहुंचा दिया।
मंदिरों के जो मंडप थे उसके बुर्ज को इन्होंने मस्जिदों और मकबरों में लगवाना शुरू कर दिया। भारत आए तो इन्होंने मंदिरों के मंडपों को देखा और उनके जो बुर्ज देखे, मतलब गोल छत्र और वो जो बुर्ज देखे, उसको इन्होंने मकबरों और मस्जिदों में लगवाना शुरू कर दिया। यहाँ की कला सीख के ले गए। मस्जिदों के प्रार्थना के लिए इन्होंने गलीचे के नुकीले घुमाव और मेहराब हिंदुओं और बौद्धों के धर्म स्थलों के चिन्ह हैं। आप जो घुमावदार चिन्ह देखते हैं। मस्जिदें जो हैं उस समय विष्णु मंदिर की भांति थी। मस्जिदों के प्रवेश द्वार जो थे मंदिर के गोपुरम और भारतीय गांवों के द्वारा मिलते जुलते थे। तो कुछ ऐसी ये चीजें थी जो अरब भारत से सीख कर लेकर अपने देश गए और वहां से इन्होंने उसे यूरोप के देशों में पहुंचाया। फिर ये यहीं से 9वीं शताब्दी में लगभग 8वीं शताब्दी की अंतिम चरण तक ही ये धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में आ जाते हैं और यहाँ पे इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। फिर ये इनका प्रभाव बढ़ता है जब महमूद गजनबी का आक्रमण होता है उस समय से। तो आशा है आपको वीडियो कुछ पसंद आई होगी, तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।